नमस्कार मुरैना, आप सभी का स्वागत है आज हमारे एक नए एपिसोड के अंदर। और आज लेट्स टॉक मुरैना के अंदर हम सभी के बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसका परिचय देना शायद हो सकता है मेरे पास उसके लिए शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि हाल ही में हमारे मुरैना के विधायक नमस्कार। माननीय दिनेश गुर्जर जी आज हम सभी के बीच मौजूद हैं और आज हम इनसे कई सारी बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आप सभी का दोस्त मैं शिवम सिकरवार आज आपके सामने ऐसे कई सारे प्रश्न पूछूंगा जिससे कि हमें उन सारी बातों के जवाब मिलेंगे जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ मुरैना की जो छवि है हमारे हम देखने को मिलती है कि कई स्थानों पर मुरैना को लोग क्या समझते हैं उसके बारे में अपनी अपनी जो धारणाएं बना रखी हैं उन धारणाओं को भी हम थोड़ा सा आज तोड़ने वाले हैं। तो चलिए इसी सिलसिले के साथ शुरू करते हैं आज की कुछ बातचीत। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं अभी आप? बस ठीक है। आज जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं और मुरैना के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपने देखी। अच्छा, शुरुआत करते हैं मुरैना के अंदर एक अभी जो बदलाव हमने देखा है ट्रैफिक लाइट को लेके, उसके बारे में आप ज़रा हम बता सकते हैं कि कैसा क्या वो बदलाव जो मुरैना को लेके किया गया है, क्या वो बिल्कुल सही है? जो मुरैना के अंदर ट्रैफिक को लेके जो अनुशासनहीनता थी, जी, अब धीरे धीरे मुरैना शहर के लोग भी जागरूक हुए हैं जी, और निश्चित तौर पर पहले रेड लाइट एक दो जगह प्रैक्टिकल किया था, पर वो पब्लिक का सहयोग न मिलने के कारण फेल हुई थी। पर अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जब से रेड लाइट लगाई गई हैं, तो मुरैना शहर के लोग भी उसका पालन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो ट्रैफिक की जो अव्यवस्थाएं मुरैना शहर में फैली थी उसमें बहुत कुछ सुधार हो रहा है। जैसे युवाओं को हम देखते हैं कि युवा भी अब धीरे-धीरे इन चीज़ों पर अपना बदलाव दिखा रहे हैं। ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई सारे लोग इसको एकदम अनुशासन से समझ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की एक अच्छी छवि के रूप में सामने आ सकता है। इसी के साथ अब कुछ प्रश्नों के सिलसिले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे सामने। अब ये मुझे लिखने पड़े क्योंकि एक ऐसे जब व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है तो शायद हो सकता है कि वो एक बात कही जाती है ना कि बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे, लेकिन समय बहुत कम होता है तो हम कुछ सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहें जैसे कि एक सवाल है, आप कमलनाथ जी के काफ़ी ख़ास हैं, तो इसकी क्या वजह? कैसे आपकी मुलाकात हुई? कैसे सारे आपके संबंध बने? देखिए, कांग्रेस के अंदर में हम लोग जब राजनीति में आए तो अपने पिताजी से मैंने प्रेरणा ली जी, राजनीति की जी, और प्रेरणा के साथ में अर्जुन सिंह जी, हम लोग जब भोपाल में छात्र राजनीति करते थे तो अर्जुन सिंह जी का जो प्रभाव व्यक्तित्व देखा गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, जी, तो उससे प्रभावित होकर हमको लगा कि फिर इतिहास में पढ़ते थे कि भारत देश को कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद कराया है, जी, बड़ा त्याग और बलिदान कांग्रेस पार्टी का भारत देश के लिए रहा है। जी, इन सब से प्रेरित होकर हमने राजनीति जीवन में शुरुआत की और कई घटनाएं ऐसी हुई राजनीति जीवन में, क्योंकि यंग थे और यंग में जब नया खून होता है हुँ, हुँ, तो नया खून ये चाहता है कि हम जाएं और नेता के पास तुरंत काम हो। जी, और चूंकि कई व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं कि कई बार ऐसा नहीं होता, हुँ, हुँ, तो जब हम किसी एक मित्र की समस्या को लेके कमलनाथ जी से मिले और उन्होंने जो तुरंत हमको एक ईश्वरी कृपा हुई कि तुरंत उनके माध्यम से वो काम हुआ, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो एक छोटे कार्यकर्ताओं के भी मान सम्मान देकर उनके सहयोग कर सकते हैं। जी, तो इस विचारधारा के साथ में माननीय कमलनाथ जी के साथ मुझे उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला और मुझे गर्व भी होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर इतने बड़े नेता कमलनाथ जी, जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी। माननीय कमलनाथ जी का नाम है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए समर्पण भाव से काम किया। इस हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। तो इसलिए मैं माननीय कमलनाथ जी से प्रेरित हुआ और उनके साथ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। जैसा आपने बोला अभी कि आप युवास्था अवस्था में जब आप वहाँ पे थे, तो मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि मुरैना की जनता आपको अभी भी युवा ही समझती है। आपके जो कार्य हैं, जी। आपका जो एक्शन है किसी भी चीज़ पे आप कोई भी आप चिंतन करते हैं, उस हिसाब से भी मुरैना आपको युवा ही समझती है, आपको किसी भी रूप से नहीं देखती है ऐसे। इसी के साथ हम यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जीवन में कहीं न कहीं हमारे कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें प्रेरित करता है और कमलनाथ जी के अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने आपको प्रेरणा दी? देखिए, भोपाल में बहुत पहले युवक कांग्रेस की रैली में हुँ, हुँ। आदरणीय राजीव गांधी जी आए जी। और हम लोगों को वहाँ ये जवाबदारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने दी हुँ, कि आप लोगों को मोटरसाइकिल से आगे आगे चलना है, जी। मोटरसाइकिलों से। हुँ, और संयोग से राजीव जी की जब जिप्सी गाड़ी पंचर हो गई, हुँ, हुँ। तो हम लोगों को अवसर मिला उनके साथ कम से कम 15-20 मिनट
आसपास रहने का, और जब हाथ मिलाया और उनकी जो सहजता सरलता देखी, इतने बड़े परिवार के व्यक्ति होने के बाद, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जो उनमें सहजता सरलता दिखी, तो निश्चित तौर पर हमें लगा कि गांधी परिवार के साथ हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि इस परिवार का इस देश के लिए त्याग और बलिदान रहा है जी। गांधी परिवार ने इस देश के लिए हमेशा, जब जब देश को आवश्यकता पड़ी, तब तब गांधी परिवार ने अपनी प्राण न्यौछावर करके देश के लिए हमेशा समर्पण भाव से काम किया है। तो उनके उस दिन से और हम लोगों को एक उत्साहवर्धन हुआ, और पूरी ताकत के साथ समर्पण भाव से, लाभ हानि न देखकर, ये कभी मैंने राजनीतिक जीवन में नहीं सोचा कि मुझे विधायक या सांसद बनना है। जी। सिर्फ ये सोचा कि मैं अपना मुरैना जिले का नाम रोशन कर सकूं, क्षेत्र का, परिवार का। इस भावनाओं के साथ में संगठन में काम किया, पूरे प्रदेश में काम किया, भारतवर्ष के कई राज्यों में जाके काम किया। पर ईश्वरी कृपा थी, मुझे सौभाग्य मिला, मुरैना की जनता ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ विधायक बन के, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। क्योंकि मुरैना की जो अधिकारी, मुझे कोई कहने में इसमें संकोच नहीं है, जो मुरैना में अधिकारी जब शुरुआत में आता है तो बड़ा वो कई विचार मुरैना के बारे में गलत लेके आता है जी। जब वो यहाँ आ जाता है, वो इतने मजे मारता है कि फिर वो यहाँ से जाने की नहीं सोचता है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है, मुरैना की जो जनता है, उसका भी विकास की तरफ ज़्यादा इतना ध्यान नहीं रहता है जितना ध्यान होना चाहिए जी। क्योंकि विकास जब होता है जब सरकार और जनता मिलती है जी। दोनों का सहयोग जब मिलता है तब विकास होता है, विकास सुरक्षित रहता है। अगर कहीं मान लीजिए उदाहरण तौर पर नगर निगम ने कहीं फुटपाथ बनाई, कहीं पेड़ पौधे लगाए, कहीं रेलिंग लगाई और उनको हम लोग ही तोड़ देंगे, हम लोग ही उसको करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो विकास होना चाहिए, जो सुंदरीकरण होना चाहिए, उसमें जनता का भी पूर्ण सहयोग होना चाहिए, मेरा मानना है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो विकास की साइकिल है वो दोनों पहियों से ही चल सकती है। बिल्कुल। और इसमें दोनों पहियों के रूप में सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और जनता भी उसी हिसाब से काम करे तो ज़्यादा हम विकसित हो सकते हैं। इसके साथ आपने बताया गांधी परिवार के बारे में, तो थोड़े से सवाल मैं उनसे भी जुड़े हुए आपसे पूछ सकता हूँ। हाल ही में मैंने आपकी प्रोफाइल चेक किया, आप राहुल गांधी जी से भी मिले हैं। तो राहुल गांधी जी के बारे में जो पहले छवि बनाई गई थी इंटरनेट के माध्यम से, जो उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाई गई थी, आज हम देखते हैं कि वो पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और आज ऐसा भी माना जाता है कि राहुल गांधी जी के सामने कोई अच्छे से अच्छा नेता आज उनके प्रश्नों के जो जवाब है वो देने के में सक्षम नहीं है। चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, वो आज उनसे डिबेट करने के लिए उतना सक्षम नहीं है। तो ये जो बदलाव आया है कांग्रेस के अंदर, इससे कांग्रेस के अंदर जो युवा हैं उनके अंदर एक ऊर्जा कैसे बढ़ी? देखिए, राहुल गांधी जी तो शुरू से ही, जी। राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, जिसने अपना पति खोया हो जी। और उसके बाद भी अपने दोनों बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में, एक चुनौती थी उग्रवादी नक्सलाइट की, आतंकवादियों की, एक चुनौती थी गांधी परिवार को नष्ट करने की, उसमें उस महिला ने अपने बच्चों को पाला और इस देश की गोद में, सोनिया गांधी का भाषण आप सुने, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लोगों को मैं अपने बेटा बेटी को दे रही हूँ, सौंप रही हूँ, ये आपके लिए मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, सेवा करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर की बात आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जब बनाया, उस समय पूरे भारतवर्ष के सांसदों ने, सभी लोगों ने ये कहा कि सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। उनको लगा कि देश के हित में, अभी अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उसके हित में एक अर्थशास्त्री की जरूरत है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री पद सोनिया गांधी ने अपने खुद स्वेच्छा से छोड़ा। ये त्याग और समर्पण, ये पूरे संसार में मेरा मानना है कि एक पहला और आखिरी उदाहरण है। अगर खास भाई से भी अगर ये कहा जाए कि सरपंची पद छोड़ दो, तो भाई सरपंची पद नहीं छोड़ता। बिल्कुल। पर ऐसे लोग जिन्होंने, राहुल गांधी चाहते कब के केंद्रीय मंत्री बन जाते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते, मनमोहन सिंह जी के समय मनमोहन सिंह ने खुद ने कहा था कि आइए राहुल जी आप बनिए, पर राहुल गांधी की मंशा ये नहीं थी कि मैं सत्ता के सुख भोगूं। राहुल गांधी की चिंता ये थी कि मेरी दादी ने, मेरे पिता ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, मेरी माँ ने देश के लिए त्याग दिया है, तो मेरा धर्म बनता है कि हिंदुस्तान के नौजवानों की लड़ाई लड़ें, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ें। पर दुर्भाग्य कि देश के अंदर जाति और धर्म में बटा हुआ हमारा देश है, और इससे आगे अभी भी हिंदुस्तान की जनता नहीं सोच पा रही है कि हमारा नौजवान, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आप सुनते थे हर गली मोहल्ले में कि फलाने का लड़का पूना में जॉब लग गया 15 लाख के पैकेज में, फलाने का लड़का 1 करोड़ के पैकेज में अमेरिका चला गया है, फलाने का लड़का
नोएडा में 50 करोड़ 50 लाख के पैकेज पे चला गया है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुआ, जो हमको स्कूटर के लोन लेने के लिए 10,000 रुपये लेने के लिए 3,000 रुपये रिश्वतें लगती थी। बैंकों हमारे जूते फट जाते थे एक आम आदमी के। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय क्रांति आई, प्राइवेटीकरण, बैंक, ये सारे लोग आए, आपके घरों पे आज करोड़ों के लोन मिल रहे हैं, जिसके कारण एक विकसित भारत हो रहा है। जो मूल जिससे आदमी के पास पैसा आया और पैसे से उसने सदुपयोग किया और सदुपयोग करके व्यापार किया, किसी ने अपने अपने क्षेत्रों में जो भी करना था। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी अपने आप को चाहते थे कि सत्ता का सुख ना लेके जनता के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़े। पर इस देश के अंदर ऐसे लोग आ गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक भी ये हिंदुस्तान की जनता, भगवान जाने क्या हो रहा है, कि इनको ये पता है कि देश के अंदर भारत की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कोई बलिदान नहीं दिया। और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी अगर संस्कार की बात करते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़ के बैठे, उसके बाद हिंदुस्तान तालियां बजा रहा है, खुश हो रहा है, उसको इतिहास पुरुष बना दिया नरेंद्र मोदी जी को। मैं सिर्फ इसलिए कि जाति धर्म की बात कर रहे हैं, कट्टरपंथी ला रहे हैं, तो सिर्फ हिंदुस्तान एक इस समय एक गलत दिशा की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान विकास की तरफ नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान जाति और धर्म में इतना बांट दिया है, इतना बांट दिया है कि इस समय हिंदुस्तान की जनता, हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पर उसका ध्यान अपनी बेरोजगारी की तरफ नहीं, अपनी जवाबदारी की तरफ नहीं है। सिर्फ इस बात से खुश है कि टेलीविजन में मोदी जी ने मुस्लिमों को गाली बक दी, हिंदू मुस्लिम कर दिया, जाति धर्म में विभाजित कर दिया। इस बात पे ही पूरा नौजवान गलत दिशा की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए जो राहुल गांधी जी ने हमेशा जब जब कोई बात करी, आज तक राहुल गांधी को कहीं ना कहीं किसी केस में फंसा दें कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रहा, झूठे आरोप लगाने का षड्यंत्र रहा, पर चूंकि उनकी आत्मा साफ है, ईमानदारी समर्पण भाव से भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आज तक उनको कोई दाग नहीं लगा। और आज भी वही लड़ाई, एक नौजवान पूरे देश के अंदर आज भी लड़ाई लड़ रहा है। इस बात से डर नहीं रहा, वो कई बार ईडी मीडी भेज दी उनके पास, इस बात से नहीं डर रहा। वो इस बात के लिए आज भी लड़ रहा है कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, किसानों की दुगनी आय होना चाहिए, माताएं बहनें मजबूत हों देश में। इन सब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे एक दिन भारत जागेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश के अंदर नौजवान भी मजबूत होगा, रोजगार से जुड़ेगा, विकास होगा, ये मुझे उम्मीद है। जैसा कि हमने देखा भी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी, उसके बाद उनके जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छे से जनता समझ पाई और उस यात्रा के बाद उन्होंने कई सारे बदलाव भी देखने को मिले जनता ने भी ऑब्जर्व किए। और इस बार जैसा हमने चुनाव भी देखा था कि कई जो प्रभाव है उसका चुनाव पर भी देखने को मिला और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमें ज़रूर उनके नेतृत्व में भारत को एक बार फिर से देखने को मौका मिलेगा। इसी के साथ हम मुरैना की कुछ बातों पर आते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं युवा जो है काफ़ी सारी चीज़ें भटक रहा है युवा हमारे क्षेत्र में। हम बात करते हैं कि चंबल का जो क्षेत्र है, यहाँ का युवा सबसे ऊर्जावान माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये ग्वालियर से लेके ये जो आगरा के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ के युवाओं में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के युवा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई हो तो भी हमारे चंबल संभाग के मुरैना के नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। देश की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में, भारत की रक्षा में हमेशा मुरैना जिला अग्रिम रहा है, अग्रणी होकर काम किया। आज भारत की सीमा पे मुरैना जिले का नौजवान आज भी रक्षा कर रहा है। कई लोग शहीद हुए हैं, पर मुरैना का जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया कि डकैत डाकुओं का एरिया है, अगर किसी के साथ जुल्म अत्याचार हुआ, अगर उसने बगावत की, तो वो मेरे मानना ये है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ा। पर जितना एक माहौल बना दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि वो भिंड मुरैना डाकुओं का एरिया है, जबकि इतनी अच्छी धरोहर हमारे पास मुरैना जिले में है कि आज मेरा मानना ये है कि विश्व के अंदर सबसे अच्छा अगर पर्यटक स्थल या दार्शनिक स्थल है तो मुरैना के अंदर है, जो हमारी महाभारत कालीन और उससे भी पहले की जो यहाँ पे धरोहर हैं, बटेश्वर मंदिर है, शनि मंदिर है, मितावली मंदिर है, और भी आपके ककन मठ मंदिर है, ये कई ऐसे स्थान हैं। आपका जौरा में शंकर जी का मंदिर है, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ मतलब ये जो वेद पुराणों में शास्त्रों में दिए हैं,
पर एक ऐसी इमेज बनने के कारण पर्यटक यहाँ नहीं आ नहीं पाया। हो पा रहा है। पर इसकी अब शुरुआत हुई है। जी। अब हम लोग देखते हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में सौभाग्य है कि बटेश्वर भी आता है, मितावली भी आती है, पड़ावली की घड़ी आती है। जी। तो अब देखते हैं कि पर्यटक ग्वालियर डिवीजन का कई लोग अब बाहर से भी धीरे धीरे आने लगे। धीरे शनि धीरे मंदिर पे हमारे हिंदुस्तान के धीरे धीरे लोग आने लगे। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया, उत्तराखंड के मेरे एक दोस्त हैं, उनका फोन आया कि दिनेश भाई मैं लखनऊ हूँ और लखनऊ में मैं बैठा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि मुरैना के अंदर जो विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है शनि मंदिर, वो आपके यहाँ है। हाँ। तो ये बड़ी खुशी हुई, हमारे लिए उपलब्धि है कि कम से कम बाहर के लोगों में भी ये अब जानकारी हुई है कि इतना प्राचीन मंदिर मुरैना के अंदर है। तो बोले यार मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने आइए कभी भी आओ, हम दर्शन कराएंगे। तो अब धीरे धीरे अच्छा, मैं सिर्फ नौजवानों का जरूर मैं जो देख रहा हूँ यहाँ माहौल, नौजवान सही दिशा में ना जाकर नौजवान बड़ी तेजी से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। मुरैना का एक नौजवान वो भी है जिसको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रही, उसके बाद भी उस नौजवान ने अपने माता पिता की कड़े परिश्रम का फल दिया। कई लोग आज हमारे डीएसपी बन गए, कई लोग सब इंस्पेक्टर बन गए, कोई पटवारी बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। ऐसा नहीं मुरैना के अंदर, पर उस तरफ हमारे नौजवानों को प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे गली मोहल्ले का लड़का आज अपनी मेहनत की, परिश्रम किया और सुविधा नहीं थी जी, और उसके बाद भी वो अच्छे अधिकारी बन गया, अफसर बन गया, अच्छा व्यापारी बन गया। लोगों में एक, नौजवानों में यहाँ एक अलग कल एक वो बन रहा है कि उस तरफ ध्यान नहीं है नौजवानों का कि हम लोगों को अपने माँ बाप की सेवा करके एक सही दिशा में सही निर्णय लेके काम करें। परंतु मतलब ऊर्जा तो है, परंतु ऊर्जा का एक सही ऊर्जा का प्रयोग नहीं, सही सदुपयोग नहीं जी कर रहे बिल्कुल। हैं। तो इस तरह से अगर युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी अंदर की ऊर्जा को एक सही दिशा देते हैं, तो बिल्कुल आपको एक ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा जैसा कि आप जीवन में चाहते हैं। और ये यहाँ पे आए सभी लोगों से मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है इस शो के माध्यम से, वो यही रहा है कि युवाओं के अंदर कहीं न कहीं जागृति पैदा हो। क्योंकि जब तक हमारे क्षेत्र के युवाओं के अंदर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि युवा ही भविष्य है, और अगर बदलाव जब आएगा तो भविष्य में आएगा, और युवा अगर नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो कहीं न कहीं हमारा जो वर्तमान है वही हमारा भविष्य बन के रह जाएगा। तो युवाओं के हाथ में है सारी की सारी ज़िम्मेदारी, तो बिल्कुल अपने आप को बदलें और अपनी ऊर्जा को जो है एक सही अ, स्थान दें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों के साथ। जैसा कि आपने बताया मुरैना की जो युवा हैं वो कहीं न कहीं पिलर का काम करते हैं इसकी सक्सेस के लिए। तो आने वाले 5 सालों के अंदर आपका क्या विज़न है? क्या आप देखना चाहते हैं? किस तरह से मुरैना को देखना चाहते हैं? देखिए, मेरी ईश्वर से एक प्रार्थना है कि जी। ईश्वर, मैं भी, मुझे सौभाग्य मिला है तो कोई अच्छे काम कुछ जी। करके दूँ मुरैना के अंदर, और मेरे प्रयास भी होते हैं। जी। जहाँ 4 लाइन की बात है तो मेरे द्वारा मांग की गई है, निरंतर मंत्रियों से मिला हूँ, मंत्री के भी आश्वासन आए हैं जी। कि हमारा ये फ्लाईओवर बढ़ाया जाए, जी। बामोर में फ्लाईओवर बढ़ाया जी। जाए, शनि मंदिर के लिए जाते हैं वो फ्लाईओवर जी। बनाया जाए, बामोर के युवाओं के लिए कोई खेलने का वहाँ कोई संसाधन नहीं है तो वहाँ एक बड़ा स्टेडियम बने। जो हमारा यहाँ स्टेडियम है उसका रखरखाव अच्छी तरीके से हो, और यहाँ एक कोई ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग कैंप लगे जिससे हमारे नौजवानों को सही दिशा में प्रेरित स्किल्स डेवलप हो करे। सके। स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे जी। या पुलिस की, आर्मी की भर्ती के लिए इस टाइप और भी कई कोचिंग ऐसी हों जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, जहाँ से हमारा नौजवान उस तरफ जुड़ के और अपने आप को आगे इस्टेब्लिश कर सके। तो ये 5 साल के अंदर हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे जैसे कि हम जब चुनाव के अंदर आते हैं, जैसे चुनाव की जो स्थितियाँ होती हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा लोग अवहेलना भी करते हैं, और हमारा जो है अपमान भी होता है, सम्मान भी होता है। तो जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जिसमें आपके बारे में कुछ ऐसी कोई बात आपसे कही जाए जो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उसे आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या देखिए, अगर इस आत्मा, किसी भी व्यक्ति की आत्मा साफ है जी। और वो अगर कुछ जीवन में कुछ करने के लिए आया है, जी। तो अगर वो दुनिया को देखेगा हुँ। तो वो काम नहीं कर पाएगा, मेरा मानना है। जिस सोच और जिस विचार के साथ में मैं राजनीति में आया हूँ, हुँ। अगर मेरा ये सोच होता कि मुझे पैसा कमाना है, हुँ। तो आज ईश्वर की कृपा से मुझे कई अवसर ऐसे मिले कि मैं बहुत पैसा कमा सकता था, जी। और उसको हमने त्याग किया, क्योंकि मेरी एक मंशा है कि मुरैना
हमारे ज़रिए से हम मुरैना का नाम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने परिवार का, समाज का नाम बढ़ा सकते हैं। तो एक मानव जीवन में जो काम कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा धर्म है, उस धर्म को निभाने के प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ तक कोई अगर बोलता है, तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई बोल रहा है, अगर तो वो अपने आप को खुद ही उसी का स्वाभिमान गिर रहा है, मेरा नहीं गिर रहा। जी। एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता को अधिकार है, मुझे गाली भी बक सकती है, मुझे डांट भी सकती है, मुझे अधिकार रूप में वो उसको पूरे अधिकार है। जी। और मैं चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके अधिकार है, जी। उनने मुझे चुना है। तो वो अपने अधिकार के लिए, हो सकता है भाषा शैली गलत हो सकती है उसकी, पर उसका अधिकार है, वो अपने अधिकार मान के कि मेरा प्रतिनिधि है, मैंने इसको वोट दिया है, तो वो अधिकार में हो सकता है अति उत्साहित होके शब्दों का चयन गलत कर ले। जी। पर चूंकि मैं एक समझदार व्यक्ति जी। हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा मुरैना विधानसभा परिवार है, और परिवार के हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि अपने भाई से, अपने प्रतिनिधि से वो अधिकार पूर्वक बात कर सके। जी। हो सकता है किसी भाषा शैली गलत हो तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कि अच्छे प्रतिनिधि को एक नैतिक धर्म निभा के परिवार मान के काम करना चाहिए। ये सवाल पूछना बहुत आवश्यक था, क्योंकि आज हम देखते हैं युवाओं के अंदर जो निराशा है वो सबसे बड़ी इसी बात की है कि 4 लोग क्या कहेंगे। कोई काम करने जाते हैं तो उनके अचानक से ऐसा इन्हें रिस्पॉन्स मिलता है कि उनकी 2-4 बातें सुनने के बाद वो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तो बिल्कुल जैसा कि आपको यहाँ सुनने को मिला कि आप यदि 4 लोगों की बातें सुनेंगे और इन्हें दिल पर लेंगे तो शायद उतना काम नहीं कर पाएँगे। जितना आप हल्के रहेंगे उतना ज़्यादा ऊँचाई तक आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा लोगों की बातों से अपने मन को भारी ना करें, क्योंकि आपको यदि ऊँचाइयों पर जाना है तो आपको सबसे पहले हल्का रहना होगा। बातों का जो बोझ है वो उसे हटाना होगा। बिल्कुल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सवाल डिस्कस किए, कुछ सवाल और हैं मेरे, और यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं, अब हम आपसे जुड़े कुछ सवालों से बात करते हैं। आपकी जैसे दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या रहता है? मेरा दिनचर्या का क्या है, चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो हर आदमी मुझे राजनीति दृष्टि से देखता है। हुँ। मेरी दिनचर्या सुबह भी जब मैं उठता हूँ तो मैया से प्रार्थना करता हूँ, माँ मेरे भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, क्षेत्रीय जनता स्वस्थ सुखी है, किसी को कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि जब वो स्वस्थ सुखी रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, तो मुझे आधा काम मेरा वैसे ही फ्री हो जी। जाऊंगा, मेरे ही बर्डन कम होगा। सही है। और तो इस भावनाओं के साथ में अपने सुबह अपना जगने के बाद में लोग जो आते हैं उनसे मिलना, जी। उनका कोई काम है, पत्र लिखना है, फ़ोन करना है, उनकी समस्याएँ सुन के उनके समाधान के प्रयास ढूँढना, ये सुबह से शाम तक मेरा काम रहता है। सुख-दुःख में शामिल होना लोगों के, और जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। मेरा मानना है कि उस पार्टी में आपका इतना वजूद होना चाहिए, जिसमें भी कोई जॉब कर रहा है आप, तो आपका उस ऑफिस में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि किसी की बात आए तो आप रख सकें। हुँ। आज कांग्रेस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा खुद का वजूद इतना होना चाहिए कि अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात आए, तो मैं डट के यहाँ के लोगों की बात को अपनी कांग्रेस पार्टी के देश के नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व में रख सकूँ, जी। और लोगों को न्याय दिला सकूँ, उनको अधिकार दिला सकूँ। ये मेरा नैतिक धर्म बनता है, इसके लिए निरंतर प्रतिदिन मैं काम करता हूँ। जी, बिल्कुल, और ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे नेता जब हमारे क्षेत्र में होते हैं, जो हमारी समस्याओं को राष्ट्र स्तर पर लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो सबके सामने आती हैं और उन्हें समझ पाना भी आसान हो जाता है लोगों के लिए। ये अन्यथा अगर यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, जो सिर्फ़ अपने तक ही बातों को रखता है, नहीं सोचता है इतना ज़्यादा, तो कहीं हम इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं कर पाते। और बिल्कुल हम अपने क्षेत्र का जो है विकास आपके नेतृत्व में देखने को मिल रहा है हमें। आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो वीआईपी रोड तरफ का जो इलाका है, वो भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, जहाँ तहसील बन चुकी है। और यहाँ ट्रैफिक लाइट्स का भी काम चल रहा है। साथ ही साथ चौराहे जितने भी हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ भी रखी जा रही हैं। तो धीरे-धीरे मुरैना की छवि जो है निरंतर बदल रही है, और इसमें केवल, अब जैसा शुरू में हमने बात की थी, केवल इसमें सरकार या प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, जनता को भी सामने आना पड़ेगा। अब जो जैसी चीज़ें लगाई जा रही हैं, उनको वैसा ही रहने दे जनता तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जनता ने उस चीज़ को थोड़ा-सा भंग कर दिया, तोड़ दिया, हटा दिया वहाँ से, तो फिर से दोबारा से खड़ा करने में हर चीज़ को थोड़ा समय लगता है। तो ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी मुरैना के सभी लोगों से कि ऐसी कोई गतिविधि ना करें, जिससे कि वापस से हमें ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़े। इसी के साथ कुछ आखिरी सवाल, और हम अपने शो को यहाँ पर विराम देते हैं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, युवाओं की सारी समस्या थी, ये सारी की सारी समस्या थी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो है शिक्षा।
शिक्षा के बारे में आपका क्या मानना है कि शिक्षा कितना महत्व रखती है एक व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में? देखिए, बगैर शिक्षा के जी, मानव जीवन, आज की जो व्यवस्था है, जी, अर्थयोग है, इसमें बगैर शिक्षा के आदमी घर से बाहर नहीं निकल जी। सकता। अगर आप पे आपका ज्ञान का ये कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा, तो आप कहीं भी जाके और मजबूती से अपनी बात को रख सकते हैं। और अगर आपके पास शिक्षा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा भी किताब की शिक्षा भी हुँ, होती है, हुँ। एक प्रैक्टिकल शिक्षा होती है, सामाजिक भी होता तो आपके पास में दोनों का समावेश होगा, है। जी, तो निश्चित तौर पे सफलता की ओर वो लोग जाएँगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं तो कई चीज़ों को देखता हूँ, हुँ, और कई लोग अरे भाई साहब, आप वैसे फ़ोन क्यों नहीं करते? हुँ, हुँ। जैसे और नेता करते होंगे, पता नहीं मुझे, पर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा काम किसी को करना होगा, हुँ, तो मैं जब उससे बात कर रहा हूँ तो उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करना होगा तो मैं डाँट भी दूँगा तो नहीं होगा। किसी अधिकारी से, क्योंकि वो अधिकारी कर्मचारी भी किसी का बेटा भाई है, जी, और कर्मचारी अधिकारी होना ये कोई दोष नहीं है। वो भी किसी का बेटा भाई है, किसी का पति है, उसको भी हम एक मानव जीवन है उसका भी, उसको भी हम सम्मान दें, वो हमें सम्मान दे, ये हमारा एक नैतिक धर्म है। तो मैं तो सिर्फ ये है कि मेरा जो भी अभी तक का 2 वर्ष के कार्यकाल है, जी। सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि दिनेश गुर्जर का फलाना ठेकेदार है, हुँ, फलाना उसके भाई की चल रही है, या उसका बेटे की चल रही है, राजनीति में फलाने का हस्तक्षेप है। जो कुछ है, मैं अपनी राजनीति जीवन में और अपने विधायक के कार्यकाल में, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मतलब मेरे माध्यम से मेरे परिवार का सदस्य कोई गलत ऐसा काम कर दे जिससे कि मैंने जो तपस्या की है हुँ। उसमें कोई दाग लगे। इसलिए जो भी चीज़ होती है, सुबह शाम तक फ़ोन उठाना, बात करना, लोगों जो भी है उसको मैं खुद फेस करता हूँ। जी, पर ठेकेदार नहीं बनाए मैंने। जैसे और हाँ, बन जाते हैं कि एक फलाने से ही आडंबर बना देते हैं तो चीज़ों का। वो नहीं है। और एक ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर मुरैना जो जवाबदारी मिली है उसको अच्छे से कर सकूं, और मुरैना के लोग खुशहाल हों, देश में नाम रोशन करें। उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, उसमें पूरी ईमानदारी समर्पण भाव से मैं काम करूंगा। और ईश्वर से पुनः प्रार्थना है कि आप भी निरंतर, जो आपने ये शुरुआत की है, जी, आपको भी एक निरंतर प्रगति के पथ पे आपको ले जाए। मुरैना की आवाज़ को आप और ताकत से देश और प्रदेश के सामने ला सकें। जी, ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी बहुत अच्छी पहल है ये। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब तरक्की करें, मुरैना की आवाज़ को और ताकत के साथ पूरे जी, देश में बिल्कुल। रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।